नमस्कार दोस्तों। इस नए फाइनेंशियल ईयर में कोविड से लेके कोविड तक की कहानी को दोहराते हुए मैं अभिनेश कुमार, मेंटोर एंड आपका ट्रेनर, इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए हमारे बहुत सारे रीडर्स ने रिक्वेस्ट किया और हमारी स्पेशल स्मार्ट इन्वेस्टमेंट सीरीज की एक वेबिनार को आप तक रैप अप करके इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का ये काम हम यहाँ पे निभा रहे हैं। परफेक्ट। सो दोस्तों, ये जो सेशन है आज का, एज यू नो कि हमारे कंटिन्यूड प्रोसेस का पार्ट है जो हम लोग अक्सर करते रहते हैं। और एजुकेशन जो हमारा मेन थीम है, इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड का, जो जिस कंपनी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां से आज ये सेशन होस्ट किया गया है आपके लिए। सो हमारा बेसिक जो थीम है वो आज का टॉपिक है कोविड से कोविड तक। ऑलमोस्ट एक साल की इस पैनिक सिचुएशन से हम लोग बाहर निकल के आए हैं, तो ज़रा जानना ज़रूरी है। और जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ और हमारी हर टीम मेंबर्स आपको कहती है कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत सीरियस टॉपिक है। ये 1 घंटा 45 मिनट भले आपको थोड़ा-सा अखरता हो, कभी-कभी बिज़ी लगता है लोगों को अपना शेड्यूल, बट मुझे लगता है कि ये वैल्यू ज़रूर ऐड कर पाती है हमारी कंपनी इन्फिनिटी फिनसर्व। तो उसी उम्मीद से, उसी एक्सपेक्टेशन से कि आपका ये 1 घंटा वेस्ट ना हो, यू शुड गेट सम वैल्यू इनपुट एंड एडिशन टू योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको ये फ़ायदा हो, इसकी पूरी कोशिश करते हैं हम लोग, पूरी ट्राई करते हैं कि हम सेशन को उस तरह से बनाएँ कि एक कनेक्ट कर पाए, एक एक आम निवेशक उससे अपने आप को जोड़ पाए। सो ये बहुत बड़ी कोशिश रहती है हमारी। सो आने वाले इस 45 मिनट में मैं फिर से वही कोशिश करूँगा। मेरा नाम है अभिनेश कुमार, मैं ट्रेनर और मेंटर हूँ इस कंपनी के लिए। सो दोस्तों, ये हमारे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, ज़रूर इसको नोटेड रखिएगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जैसे मैंने कहा, निवेश ज़रूरी होता है, सीरियस मैटर होता है। इसके लिए 45 मिनट 1 घंटा हफ्ते का निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए है, आपके धन की सुरक्षा के लिए है, चीज़ों के लिए है। और हम हर बार कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं, तो वो वेस्ट नहीं जाएगा। बट फिर भी हम लोग फेसबुक पे पोस्ट करते रहते हैं, और फेसबुक को जो फॉलो करते हैं उनको भी काफ़ी कुछ इनपुट टाइम टू टाइम मिला करता है। और ध्यान रखिए, हमारे फेसबुक में इन्फी रूपी में जो है ट्रिपल ई है, 3 बार ई है। एंड जो हमारी वेबसाइट है infirupi.com, ये भी बड़ी आपको अपडेट देती रहती है टाइम टू टाइम। हमारे वेबसाइट का जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जो ब्लॉग है। सो ये ब्लॉग सेक्शन पे आप अक्सर लेटेस्ट चीज़ें पाते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों, इसी के साथ आज आगे बढ़ते हैं। और हम क्या करते हैं, ये बात तो आपको ऐसे तो नॉर्मल लोगों को समझ है ही कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है। लेकिन बेसिकली इन्फिनिटी फिनसर्व की जो बेसिक फिलॉसफी ऑफ वर्क है वो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि सेशन में आगे घुसते समय आपको और आसान हो हमसे रिश्ता बनाना और हमें समझना। तो जो मेरे पुराने रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो जानते हैं, उनके लिए तो ये रिपीट है, बट फिर भी for people who are joining us for the first time, they should know that we are a wealth coach. हम एक वेल्थ कोच हैं, और वेल्थ कोच का बेसिक ब्रॉड तरीका यही होता है, मतलब यही होता है कि वो वेल्थ क्रिएशन के अलग अलग कोचिंग्स देता है। वो कैसे करना है, कहाँ से करना है, तरीके क्या होने चाहिए, प्रोसेस क्या होने चाहिए। तो ये वेल्थ कोचिंग एक एक प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। सो हमारी कंपनी वेल्थ कोचिंग करती है सिस्टमेटिक ढंग से, अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हुए। सो दैट इज द की थिंग विच वी डू। एंड द सेकेंड थिंग इज ऑब्वियसली बिहेवियर ट्रेनिंग। ये हमारा बहुत अहम है। हम सारे टीम मेंबर्स को अपनी ये टाइम टू टाइम पे सिखाते रहते हैं कि ग्राहक के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट इतना आसान नहीं होता दोस्तों। अपने दिमाग को बाहरी चीज़ों के फ़ियर से बचाए रखना, बाज़ार में अचानक कुछ घटना हो गई, उसकी ग्रीड से अपने आप को दूर रखना, इतनी खबरें, इतनी न्यूज़, हर तरफ से अलग-अलग लोगों की अलग-अलग एडवाइस, और अपने धन के बारे में कैसे बेफ़िक्र होके आगे बढ़ सकते हैं। ये जो बिहेवियरल
प्रोसेस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में वो इनकलकेट की जाए। तो एक आम इन्वेस्टर गड़बड़ा वहीं जाता है जब वो अपनी बिहेवियर को नहीं संभाल पाता है, वो अपनी इमोशंस को नहीं संभाल पाता और गलतियां कर देता है। मतलब ऐसे समय में जब उसे नहीं डरना चाहिए, बेवजह डर जाता है, या ऐसे समय जब उसे नहीं लालच में आना चाहिए, वो लालच में आ जाता है, या फिर और भी इर्द-गिर्द चीज़ें। तो इस तरह की जो वेबिनार जैसे आज आप अटेंड कर रहे हैं, और ऐसे और भी ट्रेनिंग्स हम लोग करते रहते हैं, जहाँ पे थोड़ा बिहेवियर ट्रेनिंग हम देते रहते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब आप 4 बातें सुनते हैं, अपने आप को एडॉप्ट करते हैं उस माहौल में, तो आपके लिए धन को मैनेज करना आसान हो जाता है। सो दिस इज़ व्हाट वी डू। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच वी डू इज़ मोटिवेट एंड हैंड होल्डिंग। ये एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपके जेब से ₹500 निकलवाना और ₹500 की सेविंग के लिए आपको प्रेरित करना, ये कोई आसान काम नहीं है दोस्तों। और ये काम करने वाले मैं सभी अपने डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों को सैल्यूट करता हूँ और अपने पूरे टीम मेंबर्स को इसी बात के लिए हमेशा ट्रेनिंग देता रहता हूँ कि दोस्तों तुम्हारा काम लोगों को बचत करवाना है। बचत के बाद का कदम है जो अगला कदम बाद में शुरू होता है कि कहाँ लगाना है, कहाँ पैसा लगाना है। वो ड्यूटी इतनी बड़ी नहीं है, उसमें बहुत दुनिया में चीजें हैं। लेकिन दोस्तों जेब से पैसा निकालना, बचत के लिए सोचना, अपने पास पड़े हुए पैसों में से कुछ हिस्सा निवेश के लिए अलग करना, ये जो ज़रूरत है, ये जो नीड है, वो मोटिवेशन चाहिए होता है। वरना आदमी सोचता ही रह जाता है, कर कुछ नहीं पाता, वो बैठा रह जाता है। हमेशा सोचता है जब धन आएगा तब देखेंगे, जब पैसा आएगा तब देखेंगे। बट बहुत बड़ी बात है जो मैंने अभी कही कि आप ₹500 भी अपनी जेब से जब निकालने की सोच लेते हो कि मैं इसे निवेश करूँगा, इसे बढ़ाऊँगा, इसे बड़ा बनाऊँगा, तो शुरू होता है आपका इन्वेस्टमेंट का जर्नी। तो हमारी टीम उस मोटिवेशन में आपकी मदद करती है। और फाइनली आपके हिसाब किताब को रखना भी तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इन्फिनिटी के पास इस तरह की बैक ऑफिस सॉफ्टवेयर है, इस तरह का हमारा टेक्नोलॉजी सिस्टम है कि आपको एक यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन मिल जाता है। बड़े आराम से आप इत्मीनान से घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन पे या फिर अपने खुद के वेबसाइट पे पूरा ब्यौरा देख सकते हैं, उसके बारे में हमसे बातें कर सकते हैं। उसकी इनकम टैक्स भरना हो आपको साल के अंत में, तो आपको एक क्लिक पर कैपिटल गेन रिपोर्ट मिलता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीधा दे दीजिए, सब रिपोर्ट अपलोड हो जाती है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती दोस्तों। तो इस तरह आपके इंश्योरेंस का हिसाब किताब, आपके म्यूचुअल फंड का हिसाब किताब, आपको रिमाइंडर देना, आपके पूरे लक्ष्य को ट्रैक करना कि कहाँ पे सोचा था, कहाँ पहुंचे हैं भाई साहब, और ये सब बातें करते हैं एक प्रोसेस के तहत। और इसीलिए हमारे इस पूरे बिजनेस में लोग हमें 5 स्टार रेटिंग देते हैं दोस्तों। सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ एन एसेट? तो आज की जो टॉपिक है इन्फी एकेडमी की तरफ से जो भी हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन जरा इस लाइन पे कुछ खास नजर देते हैं तभी आगे बढ़ पाएंगे। व्हाट इज द प्राइस ऑफ एन एसेट? किसी भी चीज का दो भाव होता है, एक वो जो उसकी असली कीमत होती है और एक वो जो नजरिए से बनता है। तो दोस्तों नजरिया बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिस पे आज हम पूरी बात करने वाले हैं। नजरिया एक्चुअली अगर आप देखें तो जो उसका असली भाव होता है, जैसे उसके अंदर जो कॉस्ट लगती है, उससे मान लो कोई चीज बनी ₹20 की, लेकिन सामने वाला कहता है इसको खरीदने से मेरे को नुकसान हो सकता है, मुझे कोई पता नहीं कि ये ₹20 का ही सही है या नहीं, मैं इसे नहीं खरीदूंगा, बल्कि मेरे पास है, किसी को ले जाना है ₹18 में ले जाए, मेरे काम की नहीं है। तो आपका नज़रिया है कि आपके काम की नहीं है। और दूसरी ओर आपका नज़रिया है कि वो आपके काम की है, क्योंकि अगर आपको वही चीज़ ₹20 की बाज़ार में है, लेकिन आपका नज़रिया है कि काश ये मेरे पास होता तो बहुत बढ़िया होता, इससे बहुत फ़ायदे होंगे, तो आप उसका ₹25 भी देने को तैयार हैं। तो जो प्रीमियम आप देते हैं वो आपके नज़रिए के कारण है, जो डिस्काउंट आप देते हैं वो भी आपके नज़रिए के कारण होता है। और दोस्तों दूसरा लाइन जो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है आगे बढ़ने के पहले, कि किसी भी एसेट के प्राइस में, यानी किसी भी संपत्ति के भाव में जब नजरिया अलग और अनेक होते हैं तो भाव में उथल पुथल होती है। जब नजरिया एक होता है तो भाव में कम उथल पुथल होती है। यानी अगर हम ₹20 वाली चीज में मुझे लग रहा है ये फायदेमंद है तो ₹25 देने को तैयार हूँ, दूसरे को लगता है फायदेमंद नहीं है, वो ₹18 में बेचने को तैयार है। फिर किसी को लगता है कि नहीं फायदेमंद है, मैं ₹30 देने को तैयार हूँ। फिर किसी को लगता है नहीं फायदेमंद है, वो ₹16 देने को तैयार है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं वोलेटिलिटी।
और इसी वोलेटिलिटी के कारण किसी भी एसेट के भाव में जो फ्लक्चुएशन आता है और जो वोलेटिलिटी आती है, यही लोगों को डराता है और यही लोगों को उकसाता है। और इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है बिहेवियर और समझदारी और नॉलेज। ये नॉलेज ही आपको इस वोलेटिलिटी में बचाता है, नॉलेज ही आपको इस वोलेटिलिटी में स्थिर रहने सिखाता है और आपको अपने फियर और ग्रीड पे काबू कर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने सिखाता है। तो चलिए आज इसी नजरिए के हिसाब से देखेंगे। अगले 30 मिनट 35 मिनट हम यही देखने जा रहे हैं कि नजरिया इस वक्त कोविड से कोविड तक क्या है और हमारे फेवर में क्या चीजें यहां से निकल के आ रही हैं, करना क्या चाहिए एक आम निवेशक को अपने पोर्टफोलियो के साथ, और जो नए लोग हैं जो कुछ पैसा सोच रहे हैं और ऐड करना, वो क्या करें। यही है आने वाले अभी हमारे अगले 30 मिनट 35 मिनट का सेशन। आई होप आपको इसमें आज फायदा हो और आपको इससे बेनिफिट उठा पाए। सो दोस्तों, स्टॉक और शेयर ऑफ एनी बिजनेस इज द सेम। तो पहले तो इस भाषा को लेमैन भाषा में समझें कि स्टॉक या शेयर यानी किसी भी कंपनी में हिंदी में बोले तो हिस्सा लेना बहुत किसी भी धंधे में बहुत फायदेमंद चीज है। दोनों एक ही बात है कि किसी कंपनी में मैं स्टॉक लेता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं स्टॉक खरीदता हूं, कुछ कहते हैं मैं शेयर खरीदता हूं। तो शेयर हिंदी में हिस्सा होता है। तो कभी भी किसी धंधे में जब हिस्सा लेने जाते हैं तो दोस्तों वोलेटिलिटी आती है उसके भाव पे, और वो बिकॉज ऑफ नजरिया जो हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि उसी वोलेटिलिटी के कारण कभी वो भाव ऊपर होता है या नीचे। कंपनी अपनी जगह बैठी रहती है, भाव ऊपर और नीचे होता रहता है। जो भाव और नीचे ऊपर होता है उसे विक्स कहते हैं दोस्तों, वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये बहुत जरूरी है। तो एक गुड लेसन आप लोगों को आज यहाँ पे मिल रहा है, आप इसको नोट करके रखें अपने पास। अगर आप लोग ये इंडेक्स नहीं देखते हैं तो देखा करिए। बहुत सारे लोग निफ्टी सेंसेक्स सब देखते हैं, लेकिन जरा ध्यान निफ्टी विक्स पे भी लगाया करिए दोस्तों। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो आपको बताता है, जैसे मैंने यहाँ 1 साल का उठाया है, ये नजरिया बताता है लोगों का कैसा है। देखिए, अगर आप कोविड के उस वक्त के बारे में जरा देखें, जिस समय था अप्रैल 1 के आसपास का समय, विक्स का इंडेक्स था 50 मतलब लोगों का वोलेटिलिटी नजरिया यानी कि नजरिए में अंतर डिफरेंस बहुत हाई है। दिस इज 50। आज ये करीब 20 है, 18 20। तो अगर 20 है इसका मतलब वोलेटिलिटी लो है, यानी नजरिया लोगों का मेल खा रहा है। जो लोग सोच रहे हैं वो एक जैसा सोच रहे हैं। जब वोलेटिलिटी लो होती है दोस्तों, जैसे कि यहां से यहां है, तो सोच एक है। स्टेबल कहते हैं इसको, स्टेबल मार्केट कहते हैं। मार्केट में आप खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट आधी हो जाएगी या फिर डबल हो जाएगी। लेकिन जब वोलेटिलिटी पीक पे है, ध्यान रखिए 40 से 50 के बीच में अगर वोलेटिलिटी इंडेक्स है तो वहां से आपके पास दोनों नजरिए के लिए दरवाजा खुला हुआ है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। यानी अगर पैसा बनेगा तो भयंकर बनेगा, और यही स्थिति थी। चूंकि वहां नजरिया ये था, कुछ लोग को लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा अप्रैल 2020 में, सब मौत मर जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी, दुनिया डिस्टर्ब हो जाएगी। कुछ का नजरिया था कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। तो नजरिया इतनी विपरीत थी कि इंडेक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स हाई था। तो इसीलिए यहां से पैसा बनने के चांस बहुत ज्यादा थे। तो यानी कि जब भी वेल्थ बनाना हो दोस्तों, तो वोलेटिलिटी यानी कि विक्स शुड बी वेरी हाई। जब विक्स मॉडरेट होता है 15 से 20 के बीच में होता है तो पैसा स्टेबल बनता है, यानी कि आपका जो भी ग्रोथ है स्टेडी है। अपॉर्चुनिटी तभी आती है, बड़ा वेल्थ मल्टी बैगर तभी बनता है जब आपके पास नजरिए में अंतर होता है। जो चीज आप सोच रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा लेकिन दुनिया कहती है बढ़ेगा, तभी अंतर बढ़ता है। तो दोस्तों, इस विक्स के खास बात अगर देखें तो अनेकों नजरिए, और ये रहे अनेकों नजरिए का नंबर और ये रहा एक नजरिए का नंबर यानी स्टेबिलिटी। सो इस वक्त सबका नजरिया ऑलमोस्ट एक है, यानी सबको लग रहा है कि मार्केट गिरेगी नहीं लेकिन बढ़नी भी नहीं चाहिए। लोगों को लग रहा है वैल्यूएशन हाई है और सब कुछ स्थिरता से चल रही है। अभी देखेंगे तो मार्केट वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। ये साफ देखने से समझ आ रहा है कि बाजार वेट एंड वॉच है। कल 500 पॉइंट बढ़ेगा, परसों 500 पॉइंट गिरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा। लेकिन अभी फिलहाल मार्केट अपने स्टेबल पोजीशन पे है। तो डरने वाली तो स्थिति बिल्कुल ही नहीं है। तो ये विक्स का इंडिकेटर है। नाउ
अगर हम इस ग्राफ को देखें एक बार फिर से और कोविड के इस केस से कोविड तक जैसा कि आज का सेशन था, तो हमें यह समझना है कि लोगों का नजरिया धंधे की तरफ यानी किसी भी कंपनी के स्टॉक या शेयर की तरफ क्या बनने वाला है और क्या बनना चाहिए, तो उससे पहले जरा ये एक शीट देखते हैं। दोस्तों, जब कोविड शुरू हुआ था और आप देख रहे थे कि क्या रीजन था, ये रिकवरी का केस था। रिकवरी हो नहीं रही थी, यानी लोग आ रहे थे, बीमार पड़ रहे थे और रिकवरी का रेट गिरता चला जा रहा था और डेथ का रेट बढ़ता जा रहा था, यानी मौतें बढ़ रही थी। तो इस समय अनेकों नजरिए थे और काफी कंफ्यूज थे लोग कि पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं मौत होते 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 पूरी दुनिया आधी निबट जाए। और जब ये ऐसा हुआ कि रिकवरी रेट ठीक होनी शुरू हुई और आज देखिए ये रिकवरी रेट कितनी बढ़िया और शानदार है, करीब ये 98.2% की रिकवरी है। और जब डेथ केस 1.8 के आसपास रह गई, तो ये नजरिया बदल गया दोस्तों। और अब एक नजरिया आ गया, लोगों का नजरिया क्या एक आ गया, अब नजरिया आ गया कि भाई साहब रिकवरी हो रही है, डेथ कम हो रहे हैं, तो डेथ रेशियो इज रिड्यूसिंग वेरी फास्ट, इट इज रिड्यूसिंग, देखिए घटता जा रहा है और रिकवरी रेशियो बढ़ता जा रहा है। तो कह रहे हैं कोविड बढ़ रहा है कोई बात नहीं, केसेस बढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, मगर हमारे बीच में जो सारी दुनिया नहीं मर जाएगी, लोग बीमार होंगे, सफर करेंगे, थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे। तो रिकवरी रेट इज टुडे द बिगेस्ट बिगेस्ट थिंग विच पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग। तो एक नजरिया आ गया कि हम सब स्वस्थ रह जाएंगे, अगर कोविड हो भी गया तो हम ठीक हो जाएंगे, हमारे पास सही से उसको रिकवर करने के तरीके हैं। द रेशियो इज सेइंग दैट। ऑफ कोर्स भगवान ना करे किसी के साथ कुछ घटना हो, डेथ हो रही है, लेकिन रेशियो बहुत छोटा होने से लोगों को ये बात का डर अब खत्म है। तो कोविड से कोविड तक की ये कहानी के साथ हम आगे की शुरुआत करते हैं कि नजरिया इस वक्त क्या है। तो नजरिया डर का नहीं है, माहौल डर का नहीं है। नंबर जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन उस नंबर से हमें इस वक्त फियर नहीं। सॉरी। नाउ, तो दोस्तों, जब नजरिया बदला, आपने देखा अनेकों नजरिए से हम लोग एक नजरिए पे जैसे ही आए, तो हमारे लिए सॉरी, मुझे कोविड की बात करते हुए खांसी काफी डेंजरस होती है। तो दोस्तों, जैसे ही हम मार्केट की इस खबर पे आए कि जब मार्केट यहाँ पे था, विक्स हाई थी, लोगों को कुछ कंफर्म नहीं था और लोग डरे हुए थे क्योंकि रेशियोस रिकवरी के कम थे। लेकिन जैसे ही हम इस सिचुएशन पे आते हैं और रिकवरी कंफर्म होती है, 100% ऑलमोस्ट रिकवरी आ गई मार्केट की। तो जो कोरोना की रिकवरी रेट जैसे जैसे बढ़ी, बाजार की रिकवरी कहां से कहां आ गई, तो बाजार करीब 100% बढ़ चुका है अपने उस सिस्टम से। बाजार मतलब इंडेक्स। तो अगर हम शेयर के ग्रुप को इंडेक्स कहते हैं, तो उन सारे शेयर्स का आज करीब 100% का ग्रोथ हो चुका है। सो दोस्तों, की लर्निंग क्या है? तो की लर्निंग यहाँ पे ये बनती है कि वेल्थ इज ऑलवेज मेड फ्रॉम गेटिंग राइट नजरिया। अगर हम गलत नजरिए में फंस गए, जब हमें देखना चाहिए अपॉर्चुनिटी की तरफ और हम बेवजह डर में फंस गए, तो जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे जिन लोगों का नजरिया नेगेटिव था, बिल्कुल सही है, नेगेटिव था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने अपने निवेश को बाहर रख दिया होगा, घर में रख लिया होगा, सब बेच बाज के बैठ गए होंगे, क्योंकि नजरिया उन्होंने एक बना लिया। और वो नजरिया में अपॉर्चुनिटी जिनको लगा नहीं कभी भी ये खत्म होगा, आज नहीं कल रिकवरी आएगी, तो नजरिया आपका क्या है उस पे बेस्ड बनता है पैसा। सो दोस्तों, आज के दिन में राइट नजरिया लेना बहुत जरूरी है। तो हम लोग वही कोशिश करेंगे अभी कुछ स्लाइड्स के बाद कि इस वक्त शेयर बाजार में, यानी कि अपने अच्छे आने वाले दिनों में जो बिजनेसेस हैं उनके तरफ क्या नजरिया रखना चाहिए, किस बिजनेस में अपना क्या नजरिया रखना चाहिए, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात आने वाली है। लेकिन जरा इस यहाँ पे कुछ लर्निंग ले लें। तो पहला, दूसरों का अनसर्टेनिटी वाला नजरिया हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। यानी पहली लर्निंग, वेल्थ बनाना है, अगर मोटा मल्टी बैगर पैसा बनाना है, तो जरा
आसपास गर्दन घुमा के देख लो, विक्स हाई होना चाहिए और लोगों का नजरिया अनसर्टेन होना चाहिए। जब लोग कंफ्यूज्ड हैं आपके आजू और बाजू कि क्या होगा, क्या होगा, पैसा बनेगा, लेकिन अगर आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपके मॉर्निंग वॉक में आपका दोस्त, कोई साथ चलने वाला व्यक्ति, हर कोई कह रहा है मार्केट बहुत अच्छी है, तो समझ लीजिए नजरिया एक तरफा है। मुश्किल है पैसा बनना, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट अच्छी है, सब जानते हैं मार्केट अच्छी है, तो जो सब भाव हैवी दे रहे होंगे तो आपको सस्ती चीज मिल कहाँ रही होगी। सो पैसा नॉर्मल बनेगा। लेकिन अगर कोई आपके पास आसपास की स्थिति, टीवी, अखबार, सब जगह आपको अलग तरह की खबरें आ रही हैं, अनसर्टेनिटी यानी कि डर व्याप्त हो रहा है, तो पैसा बनेगा दोस्तों, पक्का बनेगा। दूसरों का डाउन साइड वाला नजरिया आपके लिए रिकवरी की अपॉर्चुनिटी देता है। जब तक डाउन साइड का नजरिया नहीं होगा, जब तक कोई चीज के ऊपर पिटाई नहीं होगी, तब तक उसको पैसा मल्टी बैगर नहीं बनता। दूसरों का फियर वाला नजरिया डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी होता है। जैसे कि मान लो सबको पता है कि आज के दिन में नेस्ले एक स्टेबल कंपनी है, उसके पास खूब पैसा है, चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं मरेगी, उसका सब प्रोडक्ट अच्छा है, सब चीज ठीक है। और तो क्या नेस्ले में मल्टी बैगर रिटर्न आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन क्या नेस्ले कभी गिर सकता है? कभी भी आपको वो निराश नहीं कर सकता। तो डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, स्टेबल प्रोडक्ट है और एक अच्छे धंधे का फायदा उसमें आपको मिल जाएगा। बट मल्टी बैगर 10 का 20, 10 का 40, 10 का 100 नेस्ले में नहीं बन सकता। उसके लिए आपको ऐसी कंपनी में ही पता लगाना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा जिसको कोई नहीं जानता, या जिसे लोग जानते हैं मगर नजरिया डिफरेंट है। तो दोस्तों ये एक पहला लेसन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। आई होप आपने ये बात पकड़ी है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए हमें विपरीत नजरिया खोजना होता है। और एवरी एसेट हैज सम ब्रॉडर टेंडेंसी ऑफ हैविंग मल्टीपल नजरिया। सब में कुछ ना कुछ होता है, केवल शेयर की बात नहीं है कि जहां नजरिया अलग होता है। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट करने आप जाते हैं तो किसी को लगता है एसबीआई सेफ है, किसी को लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी सेफ है, किसी को लगता है कि बजाज फिनसर में एफडी करना खतरनाक है, किसी को लगता है सेफ है। तो वहां पे भी, लेकिन फिर भी वहां नजरिया कम बदलता है, लो फियर है, लोगों को डर कम होता है क्योंकि गारंटी रिटर्न है। तो इसीलिए फिक्स डिपॉजिट में नजरिए का अंतर कम आता है। ज्यादातर नजरिया एक ही होता है कि अच्छा गारंटी दे रहा है, सेफ है। तो इसलिए वहां पे वॉलेटिलिटी नहीं आती और फिक्स डिपॉजिट में जो आप पैसे लगाते हो वो ऐसे चलती है, नजरिया अंतर नहीं। लेकिन जब आप इक्विटी में पैसा लगाते हैं, इक्विटी यानी किसी के धंधे में जाकर हिस्सा लेते हैं शेयर के माध्यम से, तो जब आप वैसा करते हैं तो वहां पे अचानक ही रिजल्ट आया और रिजल्ट में कुछ प्रॉफिट कम आई, लोग डरने लगे, अरे ये तो लग रहा है कि ये कंपनी नहीं चलेगी, तो नजरिया बदल गया, अरे ये कंपनी लॉस कर रही है। और अचानक ही उस कंपनी का कुछ प्रॉफिट अच्छा आया किसी साल का, तो लोगों को लगा रही है तो बहुत अच्छा कर रही है। तो नजरिया ऊपर नीचे होता रहता है उसके रिजल्ट से। और उस नजरिए के कारण कभी कोई आदमी वो शेयर को छोड़ देता है तो कभी खरीद लेता है, और यही काम वो करता रहता है। इसीलिए यहाँ पे ग्राफ ज्यादा वॉलेटाइल होती है। गोल्ड एंड प्रॉपर्टी मॉडरेट नजरिए होते हैं, लोगों को पता होता है कि अरे प्रॉपर्टी है, आज नहीं कल बढ़ी जाएगी, जाएगी कहाँ, आबादी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, अरे जमीन के ऊपर बैठे हैं कहाँ मर जाएंगे। तो लोग उतना ज्यादा फियर्ड नहीं होते। गोल्ड भी इसी तरह आदमी सोचता है ठीक है, आज गिर गया तो क्या हुआ, रखा हुआ तो है ही है, बढ़ना तो है ही है, गोल्ड कहाँ जाएगा, गोल्ड सबको चाहिए ही चाहिए, इंपॉर्टेंट एसेट है। तो जिस चीज का नजरिया सिंगल है, मतलब मॉडरेट नजरिया है, तो यहाँ भी फिर इसी तरह की वोलेटिलिटी होगी, मगर इतनी नहीं, कभी अगर गिर गई तो गिर गई, लेकिन अदरवाइज ये स्टेबल ग्रो करती है। सो आपको ये समझ आया कि अगर मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए तो हमें इक्विटी में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे नजरिए के अंतर होते हैं, और जहां नजरिए का ज्यादा अंतर होगा वहीं पैसा ज्यादा बनेगा। देखिए यहां से यहां ग्रोथ है, यहां से यहां ग्रोथ है, लेकिन यहाँ से यहाँ पे कोई खास ग्रोथ नहीं है। उसी तरह गोल्ड में और प्रॉपर्टी में कभी कभार ये सिचुएशन आती है कि नजरिए खराब हो जाते हैं लोगों के, लेकिन ऐसा अगर आए दिन तो अपॉर्चुनिटी की तरह उसको लेना चाहिए। जैसे कि आज प्रॉपर्टी के भाव डाउन है, गोल्ड के भाव डाउन है, और अगर ये प्रॉपर्टी के भाव और गोल्ड के भाव डाउन है तो इस वक्त नजरिए का अंतर है। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी।
एनीवे चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ आ गया कि ये सारा खेल नजरिए का है और इक्विटी में ये नजरिया सबसे बढ़िया काम करती है। और आज जब हम इस इक्विटी के बारे में जाने वाले हैं तो मेरे सेशन में 2 लर्निंग मैं देने वाला हूं। अब जो अगला समय हम यहाँ बिताने वाले हैं उसमें हम आपको 2 लर्निंग देंगे। एक देंगे हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, कौन कौन से मल्टी बैगर दमदार पैसे बनाने हैं अगर यहाँ से, तो नजरिया और डर ऑफ अदर्स। तो पहले तो समझेंगे कि लोगों का इस वक्त डर क्या है, जिसमें लोग डरे हैं हमें उसी में घुस जाना है। जहां लोगों का नजरिया अभी नहीं पूरी तरह से घुसा है पॉजिटिव साइड में, वहीं पैसा बनेगा दोस्तों। तो अपने को पहचानना है कि किस जगह अभी लोगों का नजरिया विपरीत है और वहां पे क्या अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम यही लेसन लेने वाले हैं। लेसन नंबर 2 आज हम लेने वाले हैं कि प्रोवाइड कैसे करा जाए स्टेबिलिटी अपनी पोर्टफोलियो में। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे सीनियर सिटीजन होंगे, रिटायर्ड होंगे, या फिर ऐसे भी लोग जिन्होंने वेल्थ ठीक ठाक बना ली है, वो कह रहे हैं छोड़ो यार अभिनेश, मेरे को नजरिए का खेल, मुझे तो बस साफ सुथरा तरीका रखने दो, पैसा बैंक एफडी से बेटर बढ़ता रहे और मैं खुश रहूं, सालाना 7 8 10% की मुझे एक कैश फ्लो बनी रहे। ऐसे भी लोग हैं। तो वो लर्निंग 2 जो है वो उन लोगों के लिए है जो स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो उनको दोस्तों एक शब्द जानना जरूरी होगा जो आज का लेसन होगा, एसेट एलोकेशन। तो पहला है कि कैसे मल्टी बैगर इक्विटी के थ्रू पैसा बनाएं, और दूसरा लेसन है कैसे अपने आप को स्थिर रखें, अपनी पोर्टफोलियो को अप्स एंड डाउन से बचाएं, सभी में थोड़ा थोड़ा बांट के, डेट इक्विटी, गोल्ड एंड इंटरनेशनल इक्विटी, सब में अगर बंटवारा करके चले उसे एसेट एलोकेशन कहते हैं। और क्या तरीका है वही हम देखने जा रहे हैं। आई होप आपको मेरी सेशन अभी तक समझ आ रही है कि हमारा दिशा क्या है, हम करने क्या जा रहे हैं, और आपके लिए अगेन ये यूजफुल लग रहा हो, इस बात की उम्मीद से आगे बढ़ता हूं। तो दोस्तों लर्निंग 1, जैसा मैंने कहा, आइडेंटिफाई करना है एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी आज हम लोग को। तो आज उसी पे जरा सा समय बिताते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि यहां से अगर दमदार पैसा बनाना है, कुछ बड़ा बनाना है, तो क्या करेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कह दिया था कि पहली बात तो ये कि इक्विटी में यहां से डरने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको विक्स दिखाया था, वोलेटिलिटी इंडेक्स दिखाया था कि नजरिया अभी सबका सेफ है, सब एक तरफ है, ना डर है ना लालच है, इस समय स्टेबल सिस्टम है। तो इक्विटी बाजार से अभी फिलहाल हमें कोई डर नहीं है। हमें बिजनेसेस यहाँ से आगे अच्छा करते दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ द डेटा विच इज अवेलेबल। बात ये समझ आ रही है कि यहां से किसी को इस वक्त घबराने की तो जरूरत नहीं। तो पहली मोटा मोटी जो बात चाहिए थी लोगों को सुनने, वो तो आप हमारी कैंप से, हमारे कंपनी से, तो ये बात आप समझ लीजिए। इस समय इक्विटी में पैसा लगाए रहना चाहिए। जो आपका लगा है उसे बिल्कुल घबराहट में या किसी भी जरा अननेसेसरली फियर में पड़ के बेच मत दीजिए, निकल मत जाइए, बल्कि आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ और मोटी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए, तो इसीलिए लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक। जरा कुछ बेसिक समझिए, तब आपको चुनना आसान हो जाएगा। अगर आपका बेस ठीक होगा, जैसे हम लोग मैथ्स में कहते थे ना बचपन में कि बेस ठीक करो बच्चा तो तुम्हारा मैथ्स अच्छा हो जाएगा, तो उसी तरह हमारे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अगर इक्विटी की बेसिक ठीक हो गई आपकी, तो आप हमेशा मल्टी बैगर में पैसा बना सकते हैं। और दोस्तों इक्विटी की बेसिक्स पहली लाइन यही कहती है कि it is a way of participation in any business. Equity is nothing but a participation in any business. पहला बेसिक, आप जब भी शेयर खरीदें तो आंख बंद करके 2 मिनट के लिए ये सोचने की कोशिश करें कि आप उस कंपनी के मालिक बन रहे हो, आप उस कंपनी के पार्टिसिपेंट हो, आप जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं आप उसको ओन करने की कोशिश करिए, उससे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करिए। दोस्तों ये पहला जरूरत है इक्विटी में पैसा बनाने के लिए। अगर आपका दिल उस कंपनी से नहीं जुड़ रहा, आपका दिमाग उस कंपनी से नहीं जुड़ रहा, आप उस कंपनी को फील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक्चुअली में शेयर नहीं खरीद रहे, आप सट्टेबाजी कर रहे हैं, सट्टेबाजी। और सट्टेबाजी करने के लिए तो दुनिया में खैर बहुत सारे नाम आते हैं और बड़े बड़े गुरु ज्ञान आपको आते रहते हैं कि आज ये खरीद लो, बेच दो, 70 रुपए का शेयर 140 हो जाएगा, खरीद लो, खरीद लो। अरे जब आप कंपनी से आपका जुड़ाव नहीं हो पा रहा तो उस कंपनी में हिस्सा लेके भी आप कैसे 70 का 140 कमा लेंगे, कौन दे देगा। जब आप खुद फील नहीं कर पा रहे उस कंपनी को, तो दुनिया कहाँ फील कर पाएगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड समटाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड,
द शेयर्स यू ओन इन एनी बिजनेस इज कॉल्ड इक्विटी। तो दूसरा बेसिक क्या है, शेयर्स जो आपको मिलते हैं, जो हिस्सा मिलता है उसे इक्विटी कहते हैं। 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, 10 हिस्सा जितने भी आपको हिस्सा प्राप्त होते हैं वो सब आपके लिए इक्विटी कहलाते हैं। तो इक्विटी क्या होता है, पहला धंधे में हिस्सा लेना, और जो हिस्सा मिलता है, जो शेयर्स मिलता है, उसे हम इक्विटी वो कहते हैं। और दोस्तों बिजनेस जो भी होता है उसको आपको तिमाही और सालाना अपने सारे शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है कि उसका हिसाब क्या है, खर्चा पानी करने के बाद उसकी नेट प्रॉफिट क्या है, अर्निंग पर शेयर कहते हैं उसे दोस्तों, एक एक शेयर पे उसने क्या कमाया। तो अर्निंग पर शेयर से हमें मिलता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। जो हम इक्विटी लगाते हैं किसी भी कंपनी में, वो कंपनी अपने हर इक्विटी पे, हर शेयर्स पे क्या रिटर्न दे रही है, आरओई कहते हैं उसे। सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी निवेशक के लिए उस रिपोर्ट के तहत ये जानना कि जिस कंपनी में मैंने हिस्सा लिया है, जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूं, वो कंपनी का आरओई क्या है, वो किस तरह से रिटर्न दे रही है। और एजीएम जब वो कंपनी करती है एनुअली, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होते हैं जिससे ये समझ आता है कि उसका लीडर कैसा है, कंपनी का नेता कैसा है, उसका एमडी कैसा है, वो कैसी राह दिखा रहा है लोगों को और कैसे सपने बता रहा है आगे के। तो ये एजीएम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और किसी भी इक्विटी के शेयर होल्डर्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, जिसमें आप कंपनी को फील कर पाते हो, आपकी दोस्ती होती है उस कंपनी से। सारे शेयर होल्डर्स इसी कंपनी में प्रोपोर्शनेट वे में मालिक हैं, इसलिए कंपनी में एक शेयर भी अगर आप लेते हो तो आप उतना ही प्राउड फील कर सकते हो जितना लाखों शेयर वाला आदमी है, क्योंकि एक शेयर से भी आप कंपनी के उस प्रोपोर्शन में उतने ही हिस्सा और हक रखते हो। तो दोस्तों कंपनी को ओन करना बहुत जरूरी है जब आप शेयर्स खरीदते हैं। और फाइनली आपकी प्रमोटर्स एंड लीडर्स जो होते हैं वो जनरली 51% या ज्यादा स्टेक वाले लोग होते हैं, जो कंपनी के लीडरशिप पोस्ट संभालते हैं और उसे एक दिशा देते हैं। बिना लीडर का तो हर कंपनी खराब हो जाएगा ना। तो इसीलिए कंपनी के जो बेसिक प्रमोटर होते हैं, जिन्होंने इस कंपनी को जन्म दिया है, जिन्होंने उसको फॉर्म किया है और बाद में जनता को न्योता दिया, तो जो बेसिक प्रमोटर्स होते हैं वो लोग अपने आप को बचा के रखते हैं लीडरशिप पोस्ट पे, ताकि उनका हक उनको कंपनी चलाने का मिलता रहे। तो चलिए, ये होता है इक्विटी का बेसिक्स। और जब आप ये समझ गए तो ये भी समझ जाइए कि किसी भी इक्विटी यानी किसी भी शेयर्स के थ्रू जब आप पैसा कमाना चाहते हैं तो दो तरीका है कंपनी के शेयर से पैसा कमाने का। एक, सालाना डिविडेंड कमाओ, यानी कंपनी में हिस्सा ले लो और जो कंपनी साल में डिविडेंड अनाउंस करे कि लो भाइयों ये प्रॉफिट हुआ, तुम सभी शेयर होल्डर को बांट दिया जाता है, मैंने 6 रुपया पर शेयर कमाया, 3 रुपया पर शेयर तुम सबको वापस कर दे रहा हूं, और 3 रुपया पर शेयर से मैं कंपनी के लिए एक नई जमीन खरीदने जा रहा हूं या इसको रिजर्व में रखूंगा। जो भी कंपनी ऐसी अनाउंसमेंट करती है ईयर ऑन ईयर, तो एक तरीका ये होता है कि उससे पैसा कमाएं। दूसरा तरीका होता है कि कंपनी में अपने शेयर जो आपने खरीदे किसी और दोस्त को बेच दो, किसी और भाई को बेच दो और उसमें एप्रिसिएशन कमा लो। उसे बोलो कि अरे देखो मैंने जो कंपनी खरीदी थी कितना अच्छा काम कर रहा है, इसका 40 रुपया प्रति शेयर का अर्निंग आ रहा है, मैंने जब खरीदा था तो 18 रुपया प्रति शेयर की अर्निंग थी। तो ईपीएस इसकी जिस तेजी से बढ़ रही है, मुझे तो एक दिन लगता है कि ये 200 रुपया प्रति शेयर की अर्निंग दे रहा होगा। तो मैं तो तुम्हें कहूंगा मेरा शेयर खरीद लो, मैंने 20 का खरीदा था, तुम 40 का ले लो। तो लोग इस तरीके से अपना शेयर दूसरों को बेच सकते हैं। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और उसकी अर्निंग अच्छी है या उसका फ्यूचर के बारे में कोई खबर अच्छी है, तो आप एप्रिसिएशन कमा के निकल सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल जरा दोनों जगह अलग अलग है। पहला कि एप्रिसिएशन कमाने समय हमेशा ध्यान देना चाहिए कि क्या इससे बेटर ऑप्शन है। यानी नारायण मूर्ति जी अगर अपना सारा शेयर इन्फोसिस से बेच दें कि बहुत फायदा हो गया, तो फिर क्या ऑप्शन है उनके पास दूसरा? क्या उससे बेटर कोई कंपनी बाजार में अवेलेबल है जिसमें वो जाके सारा पूंजी डाल दें? और अगर नहीं तो वो बोलेंगे यार एप्रिसिएशन कितना भी हो गया हो, मेरा रोटी खाना चल ही रहा है, जो मुझे चाहिए मिल ही रहा है, तो मैं कंपनी से क्यों अपना हिस्सा बेच दूं? तो एक शेयर होल्डर को ये बात भी हमेशा सोचना चाहिए दोस्तों। इसे हम री इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। हम आंख बंद करके अपने अप्रिसिएशन वाले शेयर बेच देते हैं बिना जाने। एसबीआई बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, बेच दो। आईसीआईसीआई बढ़ गया बेच दो। इन्फोसिस बढ़ गया 1400 रुपए हो गया, बेच दो।
अरे भाई जब बेच ही दोगे तो फिर करोगे क्या? उससे बेटर क्या कंपनी है तुम्हारे पास? तो एप्रिसिएशन अगर आपको जरूरत नहीं है और आप बेच देते हो तो आप फिर उस एप्रिसिएशन का क्या करोगे? ये बात तय करना बहुत जरूरी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत चालाक हूं, मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूं, मैं इन्फोसिस में 1450 रुपए पे बेचूंगा और जो प्रॉफिट कमाऊंगा जाके उससे टीसीएस खरीद लूंगा, फिर टीसीएस बेचूंगा, मैं टेक महिंद्रा खरीद लूंगा, फिर मैं वो बेचूंगा, मैं फलाना खरीद लूंगा। अरे भाई, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब इन्फोसिस अच्छा कर रही है तो उसके साथ के सारे टेक्नोलॉजी फंड्स भी अच्छा कर रहे होंगे और कंपनियों का भी भाव बढ़ रहा होगा, उनको भी धंधे पानी मिल रहे होंगे। तो या तो आप एक अच्छी कंपनी बेच के कोई बुरी कंपनी, पिटी हुई कंपनी खरीदो, कोई ऐसा अनसर्टेनिटी का मारा हुआ बेचारा कोई पिटा हुआ स्टॉक लो, तो आपका रिस्क बनता है। लेकिन आप एक अच्छी कंपनी बेच के दूसरी अच्छी कंपनी खरीद रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ये बड़ी समझदारी की चीज है दोस्तों कि अप्रिसिएशन भी लेनी है तो कब लेनी है, और लेनी भी है कि नहीं लेनी है, और उसी तरह एनुअल डिविडेंड लेना है या नहीं लेना है। तो दोस्तों, डिविडेंड की तो स्थिति बहुत बुरी है हमारे देश में, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में जो डिविडेंड है, अगर मैं इस वाले शीट से आपको ले चलूं तो ये देखिए, ये डिविडेंड है। जस्ट अ सेकेंड। तो जो लोग भी डिविडेंड के बारे में सोचते हैं उनको मैं डिस्करेज करता हूं ये बोल के कि हमारे देश में अगर आप शेयर खाली इसलिए खरीद रहे हो कि आपको डिविडेंड मिला करेगा तो कोई खास फायदा नहीं है। ये देखिए, ग्लोबल ट्रेंड है पूरी दुनिया की डिविडेंड की। ऑस्ट्रेलिया में 2.84% का डिविडेंड यील्ड है, बैंक से तो हमारे बहुत ही कम है। इंडिया में 1.14, यानी अगर आप भारत की बेहतरीन कंपनियां खरीद लें, निफ्टी 50 या सेंसेक्स, ये सारी कंपनियां जो डिविडेंड देती हैं, अगर हम उसका साल का यील्ड निकालें तो 1.14 आ रहा है। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ दोस्तों? इसका तात्पर्य हुआ, इससे अगर आपको डिविडेंड ही कमाना है तो इससे अच्छा तो आप बैंक एफडी में डाल दीजिए जाके। तो हमारी डिविडेंड यील्ड उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। इससे दूसरा तात्पर्य ये हुआ कि हमारे यहाँ की कंपनियां ज्यादातर ग्रोथ ओरिएंटेड है। वो जो अर्निंग करती हैं वो शेयर होल्डर को वापस देने की बजाय धंधे में इस्तेमाल करना उचित समझती हैं। इसीलिए ग्रोथ ओरिएंटेड हम लोग, इमर्जिंग इकोनॉमी है। हमारे यहाँ कोई ऐसी कंपनियां नहीं है जो बिल्कुल अ, खा पी के मोटी हो गई हैं और अब केवल उनको डिविडेंड ही देना है। जैसे जर्मनी में देखिए, जर्मनी में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, डिविडेंड यील्ड बहुत हाई है, 2.55%, वो भी डॉलर में। तो क्यों हाई है? क्योंकि वहां कंपनियां स्टैब्लिश हो चुकी हैं। अब उनमें उनको सिर्फ धंधा करना और पैसे देना है, धंधा करना है, पैसे देना है। बड़ी बड़ी गाड़ी की कंपनी, मशीनरी कंपनीज। लेकिन भारत में जो कंपनियां हैं, ये सबको जो भी कमाएंगे वापस से लगाना पड़ता है, हमें और धन डिप्लॉय करना पड़ता है। इसलिए डिविडेंड में तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। यानी शेयर से अगर पैसा बनाना है हमारे देश में तो एप्रिसिएशन इज द ओनली मेथड। नाउ, तो अगर हम इस बात से आगे बढ़े तो अर्न एप्रिसिएशन इज द टॉपिक विच यू नीड टू रियली लर्न, एंड बाय सेलिंग पब्लिकली टू अननोन वन। हम लोग कैसे बेचते हैं? छोटा सा बेसिक। अगर आपके पास आज शेयर है किसी एक कंपनी का और आके आप मुझे बताओगे बेचना है, तो मैं तो आपसे बातचीत करके पटाने की कोशिश करूंगा ना, नेगोशिएशन बहुत खराब हो जाएगी। मैं बोलूंगा, अरे क्या यार अमित जी, कहाँ बेचना चाह रहे हो, छोड़ो ना, इसको आधे दाम में मुझे दे दो यार। तो इसीलिए सेलिंग हमेशा अननोन को ही हो पाता है, एक ट्रेडिंग उसी को कहते हैं। तो जब हम सेलिंग अननोन करने के लिए जाते हैं, पब्लिकली किसी शेयर को बेचने या खरीदने जाते हैं, तो इसी इसी प्रोसेस को हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं, शेयर ट्रेडिंग कहते हैं। और ट्रेडिंग आजकल बड़ा फेमस है, बहुत सारे यंगस्टर उसमें ट्रैप हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ टिप्स के साथ मैं उसकी कुछ डिटेल्स दे रहा हूँ। ट्रेडिंग के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है और एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। और तभी आप अपने शेयर्स खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। और जो फाइनली जो भी आप शेयर खरीदते हैं तो पैसा देना पड़ता है, और पैसा देते हैं तो शेयर आपके डीमैट में आपको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने कहा कि वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं ज़रूरी है। ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ फैसिलिटेटर होता है, खरीद और बेच करने के लिए होता है। वेल्थ जाके कहाँ पे बैठता है? वेल्थ बैठता है डीमैट में।
तो इसीलिए एक बात जरा ध्यान रखना है, नेवर ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर अ रियल इन्वेस्टिंग एंड पार्टिसिपेशन। तो अकाउंट ट्रेडिंग के लिए मत खोलिए, इन्वेस्टमेंट के लिए खोलिए। आप इसलिए मत जाके, लोग आजकल बड़े अच्छे-अच्छे नाम आ गए हैं मार्केट में, ऐप का डाउनलोड करते हैं और सोचते हैं कि रातों-रात राजा बन जाएँगे। बट ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको आज नहीं कल आप फँसेंगे ही। इसीलिए आप शुद्ध साफ-सुथरा इन्वेस्टमेंट करिएगा तब तो पैसा बनेगा। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट खोल के अपनी ब्लड प्रेशर को बढ़ाएँगे और अपने अंदर की एंग्ज़ायटी को बढ़ाएँगे, तो उससे आपको कुछ ख़ास प्राप्त नहीं होगी। तो डीमैट अकाउंट खोलिए और फील प्राउड जब भी डीमैट में एक शेयर भी बढ़े। तो दोस्तों कोशिश करिए कि डीमैट अकाउंट खोलें और उसमें 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 अच्छी कंपनी के वेल्थ क्रिएटर शेयर्स ऐड करते जाइए। जब आप उस कंपनी के मालिक होने का हक को फील करने लगोगे, तो जो ग्रोथ मिलेगी आपको, वो मज़ेदार रिफ्लेक्शन होगी। वही हम आपको अभी कंक्लूड करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल के नाम से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हमारी टीम खोला करती है, जो कि इंडिया की वन ऑफ द सेफ बेटर कंपनी है। जिसको भी ट्रेडिंग यानी शेयर खरीदने और बेचने के लिए और चीज़ों के लिए अपने यहाँ अकाउंट खुलवाना हो, वो हमारे यहाँ जेएम फाइनेंशियल्स का अकाउंट खोल सकता है। नाउ इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ ये है कि बाय और सेल एज पर योर नीड, ये आपको देखना है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, जो लर्निंग का हमारा अगला कुछ स्लाइड्स जिसमें बीतेगा, कि अगर आप बिजनेस आइडेंटिफाई कर लेते हो और अपना डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे मान लो आपने कहा मैं सोच रहा हूं अविनेश जी की जो केमिकल बनाने वाली, सल्फर बनाने वाली कंपनी है ना, मुझे पक्का पता है कि वो लोग अच्छा करेगी, तो मुझे कुछ उसमें शेयर पता है, उनका शेयर खरीदना है, जरा थोड़ी पढ़ाई करके, थोड़ा उसके बारे में जान के। तो आप उसका पूरा हमसे रिसर्च मांगोगे, हम लोग उसका रिसर्च प्रोवाइड कराएंगे, आप उसको और पढ़ोगे, थोड़ा डिबेट करोगे और फिर बोलोगे हाँ हाँ आईओएल मुझे ठीक ठीक लग रहा है, मुझे खरीदना चाहिए। तो ऐसे लोग स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हैं, यानी जिनको बिजनेस पता है, आइडेंटिफाइड है, लेकिन उस बिजनेस के जो कंपनियां जो उस बिजनेस में इन्वॉल्व है उसकी थोड़ी रिसर्च और करके पहचानना चाहते हैं, ऐसे लोग शेयर खरीदते हैं। लेकिन जो लोगों को रिसर्च बिजनेस नहीं पता है, वो कह रहे हैं हमको कौन से कंपनी खरीदने चाहिए ये नहीं पता है, बस ये पता है कि बिजनेसेस में फायदा होता है, तो वैसे लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। फिर से समझ लीजिए, ये बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। शेयर कौन खरीदता है और म्यूचुअल फंड कौन खरीदता है? जिनको धंधे के बारे में पता है, जैसे मान लो आपको कोल के बारे में पता है और कोल माइनिंग के बारे में आपको बहुत नॉलेज है और आपको लग रहा है कि अदानी का इस समय शेयर जो है वो अच्छा होगा क्योंकि उस कंपनी ने इतने माइंस ले लिए, फलाना ले लिए, जो भी आपको रिसर्च है, वो रिसर्च को पूरा करके, पढ़ के, समझ के, तब आप अदानी खरीदते हो, तो आप स्टॉक इन्वेस्टर हो। लेकिन आपको माइंड अच्छा है या एनर्जी अच्छा है, पावर अच्छा है या इंफ्रा अच्छा है, ये सब कुछ नहीं पता। आपको बस ये है कि भाई इस धरती पे, इस देश में इक्विटी अच्छी हो, लार्ज कैप हो तो बहुत अच्छा है, मैं उसमें पैसा लगाना चाहता हूँ। मिड कैप अच्छा है, स्मॉल कैप अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छा है, आपको किसी एक दिशा में जाना है ब्रॉडर में, तो आप म्यूचुअल फंड खरीद लेते हो। रिसर्च वो लोग करते हैं, समझ गए? तो चलिए, यहाँ पे एक एवरेज हैप्पीनेस मीटर है 10 साल का, जो कि हर क्वार्टर आरबीआई इशू करती है। उस हैप्पीनेस मीटर में ये कहा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो लोग शेयर खरीदते हैं, जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें जो प्रोमोटर्स होते हैं वो 75% खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, मतलब उनको अपनी मिनिमम रिटर्न बेंचमार्क से सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है। म्यूचुअल फंड कंपनियां 95% ऐसी होती हैं जो शेयर तो खरीदती हैं और उससे खुश भी रहती हैं, मतलब उनको फायदा होता है। इंश्योरेंस कंपनीज 92% ऐसी हैं जो शेयर खरीदती हैं और उनको फायदा होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईडीबीआई, आईसीसीआई, इफ्सिडबी, हुडको, ये एलआईसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस वगैरह, ये सब कुछ 96% हैप्पीनेस मीटर है, उनको फायदा होता है। एफआईआईज को 98% केसेस में फायदा होता है। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर भी होते हैं जो आके बीच में कभी किसी कंपनी को बचाने के लिए उसका शेयर खरीदते हैं, उनको भी फायदा होता है। लेकिन अगर जनता की बात करें, आम जनता, तो सिर्फ 12% ही उनमें हैप्पीनेस मीटर है, यानी कि 88% टाइम्स और 88% पोर्शन पे उनको दुख होता है,
मतलब खुशी नहीं होती। तो इतना लो हैप्पीनेस मीटर सिर्फ इन्हीं का है, क्योंकि इनके अगेंस्ट में जो खेल रहे हैं, जिनके नजरिया इनसे अलग होता है, वो ये लोग हैं। इनके नजरिए हमेशा इससे अलग होते हैं और इसीलिए ये हैप्पी हैं और ये पैसा बना रहे हैं, और हम लोगों का नजरिया हमेशा प्रभावित होता है और इसीलिए हम गलतियां करते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर आपको रिटेल पब्लिक के अंदर रह के अपना हैप्पीनेस मीटर 95 करना है, तो फिर बहुत समझदारी से शेयर बाजार में पांव डालना पड़ेगा, हंसते खेलते ऐसे ही नहीं। और दूसरा तरीका है कि आप इनमें से किसी के थ्रू पैसा डालें और उन्हीं की हैप्पीनेस मीटर में शामिल हो जाएं। इसीलिए जैसे हमने कहा और बताया कि अगर हम म्यूचुअल फंड को पैसा दे देते हैं, जिसका हैप्पीनेस मीटर ऐसे ही है, अच्छा है स्टॉक से, तो वो जब उनको फायदा होगा तो हमें तो फायदा होगा ही, क्योंकि वो हमें यूनिट्स में उसी को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसीलिए ज्यादातर आप देखते हैं कि रिटेल निवेशक को कहा जाता है कि इक्विटी जाना है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ। एनीवे, चलिए, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाले थे, इस पूरे कंक्लूड करने वाले हैं अपने सेशन के कुछ ट्रेनिंग को। तो हाउ डू नजरिया मैटर्स इन बाइंग और सेलिंग अ स्टॉक। तो देखिए, यही प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट और ईपीएस, ये जो क्वार्टरली किताब निकलती है, ये क्वार्टरली जब रिपोर्ट छपता है तो हर कंपनी की बुक वैल्यू छपती है। बुक वैल्यू मतलब किताब में उसके एक शेयर का क्या वैल्यू है। मान लो 70 रुपए वैल्यू आई, बुक वैल्यू 70 रुपए कैसे आई, पूरे खर्चे वर्चे करके कंपनी के प्रॉफिट प्रॉफिट काट के जो नेट प्रॉफिट आता है उसको सारे शेयर होल्डर में जब डिवाइड कर दिया जाता है, तो एक शेयर की जो वैल्यू होती है उसे अर्निंग पर शेयर कहते हैं, और वो जाके बुक के ऊपर यानी कि फेस वैल्यू पे ऐड हो जाती है, तो आपकी कंपनी की बुक वैल्यू आ जाती है। तो बुक वैल्यू मान लो आज कंपनी की 70 रुपए है, लेकिन इसी इसी बैलेंस शीट के देखने के नजरिए में सबके अंतर हो जाएंगे। एक आदमी देखेगा कि अरे ये तो फ्यूचर में और ग्रोथ नहीं कर पाएगी, ये 70 ही रहेगी। तो ये जो आदमी है, ये होल्ड वाला आदमी है, बोलेगा हम बेचेंगे नहीं, होल्ड रखो, ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, होल्ड। दूसरा नजरिया आएगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा बढ़ रहा है यार, इसकी अर्निंग तो पिछले साल से भी डबल हो गई, ये जिस तेजी से बढ़ रहा है लग रहा है इसका धंधा चमक रहा है, मुझे तो लग रहा है कि इसकी अर्निंग पर शेयर नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगी। तो ये बुलिश है, तो ये बाई करेगा। और इसी तरह एक आदमी का नजरिया होगा जो कह रहा होगा कि अरे इसकी 70 ही बढ़ी, इसके बराबर के जो दूसरी कंपनियां हैं अगर वो रहती ना, उसके जैसा अगर ये काम करता, तो आज इसका कम से कम 150 रुपया होना चाहिए था बुक वैल्यू। ये बढ़ नहीं रही है, इसकी अर्निंग नहीं बढ़ रही है ठीक से, तो मुझे लग रहा है ये शेयर छोड़ देना चाहिए, मैं दूसरे इसकी जो दुश्मन कंपनी है उसमें ज्वाइन कर लूंगा। तो जैसे ये तीन नजरिया सामने आए, इसका शेयर का भाव वॉलेटाइल हो गया, और यहीं पे मिलता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी। आप इनमें से कौन से नजरिए पे अपना नजरिया फिक्स करते हो, और वहीं से मल्टी बैगर बनता है। अगर नजरिया लोग दुनिया का है कि इट विल नॉट डू वेल, और आपने उस नजरिए के अगेंस्ट में जाके देखा कि हाँ, सही कह रही है दुनिया, ये कंपनी को और अर्निंग करनी चाहिए थी, लेकिन उसके रीजन एक दो तीन है, ये तीनों रीजन जो हैं ये 1 से 2 साल में खत्म हो जाएंगे, कंपनी अगले साल पक्का अच्छा करेगी। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, आपको पता है कि ये नजरिया टेम्पररी है। तो जब से ही आपको नेगेटिव नजरिया मिलता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और अगर वो नेगेटिव नजरिया कुछ दिन का है, तो आपके लिए मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी है। खैर, इसी तरह से लोग शेयर्स खरीदते हैं, जैसे पावर ग्रिड है, नजरिया सभी का इस वक्त उसके बारे में धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। जिस दिन सबका नजरिया पॉजिटिव हो जाएगा, वो 500 रुपए का शेयर हो जाएगा। अभी जब तक नजरिया कुछ लोगों का उसकी तरफ पॉजिटिव है कि हाँ, पावर ग्रिड के तार से बिजली पैदा करना, बिजली भेजना अब आसान हो चुका है, उसकी अर्निंग्स बढ़ चुकी हैं, उसके टावर हर जगह लग चुके हैं, तो वो 230 240 रुपए पे भी आज बाई हो रहा है। तो नजरिया उसका स्टेबल है फ्यूचर, तो इसलिए नीचे नहीं गिर रहा। आगे के नजरिए के बारे में लोग अभी दोनों तरफ के फिक्स हैं, कोई अप है और कोई डाउन है, इसीलिए बाइंग उतनी तेजी से नहीं हो रही। तो दोस्तों, ऐसी हर शेयर की स्टोरी निकाली जा सकती है। पैसा कब बनता है, जब नजरिया अलग और गहरा हो। When book is saying good but street is saying bad, मल्टी पैसा बनेगा।
When book is saying bad but showing sign of improvement, बहुत पैसा बनेगा, but business suffered है temporarily, लेकिन आने वाले दिन में बदलाव आने वाला है तो बहुत पैसा बनेगा। टेम्पररी कोई भी कंडीशन हो दोस्तों, उसके चलते जो भी डिस्काउंट मिलता हो वो बहुत पैसा बनाती है। आपको अचानक युद्ध हो गया या इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई की खबर आई और उसके कारण चीजें गिर गई, बाजार का व्यूज बदल गया। आप ऐसे समय में अगर खरीद के रख लेते हैं, ये जानते हैं कि लड़ाई रोज नहीं चलेगी, ये 1 महीना 2 महीना 3 महीना रुक जाएगी, जो नुकसान होगा उसको फिर भरपाई की जाएगी। तो जब आपको पता है या आपका नजरिया है कि ये टेम्पररी इवेंट है, आप उस इवेंट का फायदा उठाना जरूर चाहिए। तो इवेंट टेम्पररी है और उस नजरिए पे गहराई अगर आपकी अच्छी है, नॉलेज अच्छी है, तो आपको जरूर अपना इनर इंट्यूशन से वो पैसे लगाने चाहिए। बिजनेसेस को इसी तरह बहुत सारे एनालिस्ट उस समय पकड़ते हैं जिस बिजनेस में से डेट खत्म हो रहा था, बिजनेस का उधार जब खत्म हो रहा होता है तो वो बिजनेस बड़ी अच्छी ऊंचाई की ओर अग्रसर होता है। तो ऐसे में हम लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। बिजनेस की क्रेडिबिलिटी इज ग्रोइंग ड्यू टू ऑर्डर्स, उसके ऑर्डर बुक बढ़ रहे होते हैं तो उस समय आपको नजरिया बदलना चाहिए। ग्लोबल टेंशन या नेशनल फैक्टर से अगर कोई चीज गिरी हो तो वो नजरिया टेम्पररी है, उसका जरूर फायदा उठाना चाहिए। तो नजरिया इस वक्त हम लोगों का कोविड पे क्या हो सकता है और बाजार का क्या है। बाजार में कुछ नजरिया घूम रही हैं कि वर्ल्ड ट्रेड रुक जाएगा, आपस में दुनिया ट्रेड नहीं कर पाएगी, कोविड के कारण आना जाना आवागमन कम हो जाएगा, तो ग्लोबल बिजनेसेस हैम्पर करेंगे। क्रूशियल डिपार्टमेंट्स एंड कोर यूनिट इफेक्ट होते जा रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल के हेड ऑफिस चीजें सब इफेक्ट होते जा रहे हैं, तो काम पैरालिटिक हो जाएगी, रुक जाएगी, अपंगता आ जाएगी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, सोसाइटी कमजोर हो जाएगी, बच्चों का एजुकेशन खराब हो जाएगा, ऑफिसेस की कीमत खत्म हो जाएगी, बिल्डिंग्स में बेकार में कमरे खाली पड़े रहेंगे, माइस यानी कि जो कॉरपोरेट पिकनिक वगैरह हुआ करती थी, एनुअल मीटिंग्स वगैरह होती थी, वो नहीं हो रही है और नहीं होगी तो होटलों को काफी दिक्कत हो सकती है। पब्लिक ट्रैवल प्रोग्राम इफेक्ट हो रहे हैं जिसके कारण एयरलाइंस चीजें, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लॉस हो रहा है, अर्निंग्स घट रही हैं, सरकार कमजोर हो रही है, दुनिया महंगाई की गिरफ्त में चलती जा रही है क्योंकि हर सरकार को नोट छापना पड़ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से नज़रिया कोविड के नेगेटिव्स हो रहे हैं। हमें इसी नेगेटिव नज़रिए में अपने लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूँढना है और ये बात समझनी है कि हाँ, इनमें से सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए। लोगों को डेथ हो सकता है, लेकिन एक परसेंटेज तक, दुनिया नहीं खत्म होने वाली है, वर्ल्ड रहेगा और जो रहेगा वो कंज्यूम करेगा, जो काम करेगा। सोसाइटी कमजोर हो सकती है लेकिन वो उसका उपाय निकाल लेगी, जैसे कि दुनिया में किसी को अगर प्रॉब्लम होती है वो व्हील चेयर पे चलता है, तो अगर सोसाइटी कमजोर हो जाएगी तो हम उस कमजोर सोसाइटी से ही करेंगे, लेकिन हमारा जीना नहीं खत्म होगा, हमारा हमारा एग्जिस्टेंस नहीं खत्म होगा। बच्चों की एजुकेशन डिले हो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती, वो फिर कुछ सीखेंगे, नया वोकेशंस आएगा, नए ट्रेनिंग्स आएंगे और वो फिर से ऊपर आएगा, हर चीज फिर से आएगा। जब हम नजरिए में फिर रख लेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी और ये पता होगा कि यहां से जो कुछ भी होना है बेहतर होना है इन लॉन्गर टर्म, इन फ्यूचर। तो इसीलिए आपको जो भी अपॉर्चुनिटी इस समय नजरिए के कारण मिल रही है उसे उठाइए। और इक्विटी बायर्स का जो नजरिया इस समय होना चाहिए, एक डिजिटल की तरफ पॉजिटिव नजरिया होना चाहिए जो कि हमारी कंपनी का है और हम अपने मेंबर्स को भी यही नजरिया दे रहे हैं। तो ये कंक्लूजन ऑफ माय स्लाइड्स है और एंड स्लाइड है दोस्तों आप लोगों के लिए। ये आज का सम अप सेशन है कि हमारा नजरिया क्या है और हम किस नजरिए से अपने ग्राहकों को चाहते हैं कि वो देखें। तो सबसे पहले आप जो नजरिया रखें और बनाएं वो इस बात पे बनाएं कि डेटा इज द न्यू ऑयल। डेटा, सारी दुनिया डिजिटली डेटा पे डिपेंडेंट हो रही है। पहले तेल पे डिपेंडेंट थे, आज भी हम तेल पे डिपेंडेंट हैं, मगर डेटा एक नई डिपेंडेंसी है। लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर आईटी कंपनी होने वाली है और आईटी का धंधा होने वाला है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे हमें नजरिया अपना पॉजिटिव रखना पड़ेगा और ऐसी कंपनी या ऐसे कंपनी के म्यूचुअल फंड्स में पैसा जरूर डालना पड़ेगा। अगर हमारी गवर्नमेंट पैसा डाल रही है देश को बचाने के लिए, नोट छापेगी, तो दोस्तों
इंटरेस्ट रेट कम करेगी, और इंटरेस्ट रेट अपने लाइफ टाइम लो पे हम देख लेंगे इसी माहौल में। और जैसे ही हम उस माहौल पे घुसते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लो इंटरेस्ट रेट सिनारियो पे जाते जा रहे हैं, आप समझ लें कि हाउसिंग एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स आज के दिन में बहुत बहुत बायर्स का अट्रैक्शन बनती जा रही है। तो रियल स्टेट आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नजरिए वाला एरिया है। दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट, जिसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, मतलब जब देश की सरकार नोट छापती है और उसके पास उतना खजाना नहीं होता, तो उस डेफिसिट को हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो जितना फिस्कल डेफिसिट हम 3.5 से आज 11 और 12 पे आ चुके हैं, तो जब भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो सरकार उसे कम करने के लिए, खपाने के लिए, उस एक्सेस मनी को हायर ग्रोथ सेक्टर्स में या मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने की कोशिश करती है। तो जो छोटी कंपनियां होती हैं, मिड एंड स्मॉल कैप कंपनियां, और वो भी जो मैन्युफैक्चरिंग में हैं, उस पे अपना नजरिया बनाइए, क्योंकि उनको खूब तरीके से सरकार की तरफ से, मार्केट से, बैंक से, सब तरफ से इतने पैसे मिल रहे हैं और मिलेंगे कि उनको धंधा मैन्युफैक्चरिंग में डालना ही पड़ेगा, और वही अल्टीमेटली हमारे कंजम्पशन को बढ़ावा देगी। तो दोस्तों, मिड एंड स्मॉल कैप मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स मेरे लिए अट्रैक्टिव रहेंगे नजरिए के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट और नॉट द लीस्ट, बट गवर्नमेंट जब रुपया बनाती है और छापती है, तो वो अपना स्टेक बेचती है। मतलब वो पैसा कहाँ से जन्माती है? स्टेक बेचती है अपनी फेवरेट बिजनेसेस से। तो जो आईपीओ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के अगर आपको कुछ आने को मिलेंगे, पब्लिक ऑफर्स मिलेंगे, जिसमें बड़ी बड़ी इंफ्रा कंपनी और पावर कंपनी भी हो सकती हैं, तो वो भी आपके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है। जब सरकार बेचे तो उन हिस्सों को पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, बिफोर आई प्रोसीड एंड फाइनली, आपके स्लाइड में एक लाइन बोलना जरूरी है कि यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज थ्रू डायरेक्ट स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स। दोनों ही रास्ते आपके लिए खुले हैं। आप जो भी रास्ता अपनाना चाहें, ध्यान रखें 5,000 और 1,000 रुपया की एसआईपी और 5,000 रुपया का लमसम से आप कहानी शुरू कर सकते हैं। इसलिए कोई हिचकने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा पैसा ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस आज के सेशन के बाद अगर आपको थोड़ा कुछ भी लगता है, चीजें पसंद आती हैं और लगता है कि नहीं, मुझे अपने नजरिए में ये पॉजिटिविटी लाके इन चीजों में कुछ हिस्सा लेना है, तो दोस्तों 1,000 रुपए भी आप अगर महीने का अफोर्ड कर सकते हैं तो उतर जाइएगा, ज्यादा नहीं सोचिएगा। और छोटे पैसे और बड़े पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे बात है हिस्सेदारी लेने की, यहाँ पे बात है पार्टिसिपेशन की। सो डोंट लुक एट योर अमाउंट, लुक एट योर एक्शन। ये जरूर मैं बोलना चाहूंगा। So don't wait for a good day or a big day. Just start accumulating. और क्या? तो जैसा हमने कहा, यही सब डिजिटल, सरकार के रियल स्टेट साइड, अपने फिस्कल डेफिसिट के चलते स्मॉल कैप, मिड कैप, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर से रिलेटेड चीजें। तो दोस्तों, बहुत सारे डेटा हैं हमारे पास शेयर करने को, लेकिन सेशन की लेंथ और आप लोगों की टाइमिंग का देखते हुए मैं यहाँ पे इस सेशन को थोड़ा क्विक क्लोजर पे दे रहा हूँ, और आप लोगों को ये लास्ट स्लाइड के साथ अगले सेशन के लिए फिर से इंतजार करवाऊंगा, और जिसमें एसेट एलोकेशन की टॉपिक होगी अगले इतवार। और टॉपिक में हम इन चीजों के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक सेक्टर के अंदर कौन कौन सी चीज लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए। और फिलहाल 2 स्लाइड के साथ आगे बढ़ते हुए अपने सेशन को अंजाम दूंगा। तो टॉपिक 1 जो हमने आपको 5 टॉपिक दिए स्टॉक खरीदने के लिए या म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, उसमें पहला टॉपिक को आज हम कवर कर रहे हैं, वो है डिजिटल डेटा एनआईटी। तो दोस्तों, जब भी आप सोचो कि मोबाइल में आप गैलरी में कोई पिक्चर सेव करते हो, तो वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जाके सेव होता है। तो अगर आप उसके बारे में सोचोगे तो वो पता लगेगा कि वो डेटा होता है। और वो डेटा सेंटर्स, अगर आप इस तरह की कंपनी जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, जो भारत की नहीं दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है, जहां आप सब ये डेटा रहती है और वो लोग जिस तरह से अर्न करते हैं, तो अगर ये 2020 के डेटा लिस्ट देखेंगे तो आपको नाम मिलेगा डिजिटल रियल्टी ट्रस्ट, साइरस वन, अमेजन बहुत बड़ा डेटा सर्विस चलाता है, इक्विनेक्स, चाइना टेलीकॉम। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी के बारे में जब आप पढ़ेंगे
कि ये आज के दिन में तेल बनाने वाली कंपनी और तेल का कुआं खोदने वाली कंपनी से भी बड़ी अर्निंग के ऊपर बैठी है और बड़ी होती जा रही है। तो क्यों नहीं आप इसका हिस्सेदार बनना चाहेंगे? लेकिन कैसे बनेंगे? क्योंकि ज़्यादातर बढ़िया डेटा कंपनियां विदेश में हैं, तो इसीलिए दोस्तों उसके लिए आपको नैस्डैक बेस्ड फंड लेना पड़ेगा। और नैस्डैक फंड जिसे हम लोग नैस्डैक में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, लेकिन वहाँ फैंग कंपनीज भी होती हैं। फैंग में फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, इसे फैंग कंपनीज कहते हैं। तो ऐसी कंपनियां जो आज डेटा और डिजिटल साइड में बहुत जायंट होती जा रही हैं, हमें वैसे कंपनी को अगर मिक्सचर में लेनी है इंटरनेशनली, तो आपके लिए टॉपिक 1 में जो रिकमेंडेशन है कि आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के थ्रू अपने आप को एक्सपोज करें। दूसरा, इंडियन आईटी कंपनी। तो इंडियन आईटी कंपनीज में भी आपको काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी हैं और अच्छे म्यूचुअल फंड के स्कीम्स भी हैं। ऑब्वियसली आपको हमारी ब्लॉग्स पढ़नी चाहिए, हमारे लिस्ट चेक करने चाहिए और टाइम टू टाइम आइडेंटिफाइड लिस्ट जो हम ब्लॉग्स पे डालते हैं अपने infirupi.com में, वहां जाकर के आप चेक करेंगे तो आपको ये वाले एरिया में, ये देखिए, हम लोगों ने पूरी कहानी लिख रखी है। सो अगर आप infirupi.com पे जाएंगे और टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी पूरी ब्लॉग्स को, रिसर्च को पढ़ेंगे, तो आपको अपनी रिकमेंडेशंस भी लिस्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे है टेक्नोलॉजी इज द न्यू किंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएंगे टॉप फंड चार्ट। टॉप फंड चार्ट कैटेगरी वाइज जब आप आएंगे तो सारे ये चार्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और हमारे लिस्ट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। प्लस लोगों को जिनको हमसे बात करनी है वो लोग फ़ोन पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं और इस बारे में और जानकारी ले सकते हैं। नाउ टॉपिक 2 इज लो इंटरेस्ट रेट बेनिफिशियरीज। जैसा कि मैंने कहा, लो इंटरेस्ट रेट की बेनिफिशियरी रियल स्टेट्स हैं और रियल स्टेट्स में भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिस पे आप आराम से अपनी लिस्ट बना सकते हैं। जेएम फाइनेंस से ये लिस्ट टाइम टू टाइम अपीयर होता है। जो लोगों का अकाउंट जेएम फाइनेंस में है, जो हमारे ग्रुप पे एडेड है, उनको ये स्टॉक्स की लिस्ट भेजी जाती है और उसी के बेसिस पे वो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अभी फिलहाल हम तो लोगों को दोनों राय दे रहे हैं। एक राय दे रहे हैं कि भाई वो लोग प्रॉपर्टी डायरेक्टली खरीदना चाहे तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर उनको कोई अपने इलाके में, अपने घर के आसपास या फिर नियर बाय में अफोर्डेबल होम्स, सस्ता, जिस पे वो लोन बेनिफिट ले सकें। लो इंटरेस्ट रेट के कारण जो कॉस्ट है उनकी बहुत कम लगेगी और उस लो कॉस्ट, लो इंटरेस्ट रेट पे हाउसिंग में अगर कोई परचेज करते हैं तो वहां भी उनको अच्छे फायदे मिल सकते हैं। बट अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स का स्पेसिफिक कोई रियल स्टेट फंड नहीं होता, लेकिन अगर आप रियल स्टेट के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इट्स अ गुड टाइम, यू कैन लुक एट इट। और अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी हमारी टीम आपको टाइम टू टाइम ये चीजें बताती रहेंगी और आपको आपके डिस्कशन के हिसाब से प्रोडक्ट्स देती रहेगी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन को मैं यहाँ पे एंड करते हुए क्वेश्चन आंसर के लिए 2-4 मिनट के लिए ज़रूर खोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो हमसे आप पूछ सकें और हम भी उसका साफ जवाब दे सकें। टॉपिक 2 हमारी इसकी कंटिन्यूड रहेगी अगला संडे 1 बजे, तो दोस्तों मिस ना करिएगा, ताकि इसी का हम अगला पड़ाव और खींच के ले जाएंगे, जहां एसेट एलोकेशन, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट और स्कीम के ऊपर बात करेंगे, पर्टिकुलर स्कीम के ऊपर बात करेंगे। सो वो वाला सेशन जरूर रिकॉर्ड कर लीजिएगा अपने डायरी में और आपको जब मेल जाएगा तो आप उससे रजिस्टर कर लीजिएगा। So finally, what makes the difference in your wealth? The step you take according to your नजरिया रखना और उस पर कदम उठाना, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेप यू टेक। आप चाहे जेब से 2000 रुपए निकालें, लेकिन वो निकालें तो वो पहला कदम बहुत जरूरी है दोस्तों। सेविंग ज्यादा जरूरी है, मैं हमेशा कहता हूँ, निवेश तो फिर हो जाएगा। तो एक बार अपने जेब से पैसा निकालने का एक्शन लीजिए। हाउ डू यू कंट्रोल योर इमोशंस एंड बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेल्थ बनाने के इसमें। आपको अगर उस पर कंट्रोल नहीं है तो आप फिक्स डिपॉजिट वाले व्यक्ति हैं, फिर आप बेवजह अननेसेसरीली इस दुनिया में ना आए। लेकिन इक्विटी में वेल्थ बनाना है
तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा और नज़रिया थोड़ा गहरा और अलग रखना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा। तो एक्शंस रिक्वायर्ड यही है कि आप कम से कम एक एसआईपी ज़रूर करें, अपने आप को खींचें और जो भी आपकी एसआईपी की औकात है या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ₹1000 भी निकाल सकते हो महीने का, तो वो भी निकालिए, 10,000 निकाल सकते हैं तो भी निकालिए, लेकिन ये 4 तो एसआईपी होनी ही चाहिए आपकी इस समय। टेक फंड, इंटरनेशनल फंड, इंफ्रा फंड और स्मॉल एंड मिड कैप फंड, ये 4 फंड्स में एसआईपी आपकी होनी ही चाहिए। नहीं है तो आज ही ऐड करिए। पहला एक्शन तो ये लीजिए। इसमें से 4 में से चारों की एक-एक एसआईपी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। नाउ स्टॉक्स खरीदना है या म्यूचुअल फंड खरीदना है, कितने का खरीदना है, कैसे खरीदना है, ये बात आप मेरी टीम मेंबर से बात करें, अपने टीम से डिस्कस करें और अकॉर्डिंगली उसको अंजाम दें। तो ये एक्शन आपको लेना है, हमारा काम पढ़ाना, मोटिवेट करना और आपको एक्साइटेड रखना है। दुनिया बहुत अच्छी है इस समय, आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा है। कोविड से कोविड तक हमने ये सीखा कि डरना ज़रूरी है, मगर प्रिकॉशन के लिए, अपने आप को खत्म करने के लिए नहीं। इफ यू वांट टू ग्रो योर वेल्थ एट एन एवरेज स्पीड, तो ये सब चीजें छोड़ दीजिए और ये हमारे अगले संडे के सेशन को पकड़िएगा। डायनामिक एसेट एलोकेशन कहते हैं। तो ये नेक्स्ट संडे हम आपको इस बारे में पूरी कहानी बताने वाले हैं कि सिर्फ नॉर्मल स्पीड से गाड़ी चलानी है तो डायनामिक एसेट एलोकेशन कहते हैं दोस्तों। और हम जस्ट एक क्लिक अवे हैं। जब चाहें आप हमें इन चीज़ों पे से जिससे भी कांटेक्ट करना चाहें, मैंने बताया था फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करिए आप हमें, ट्रिपल ई है, इन्फी रूपी में ट्रिपल ई है और इस पे काफ़ी अपडेटेड रहता है आपको सिस्टम। फ़ोन नंबर हमारा ये अवेलेबल है, आप नोट कर लें, कोई भी क्वेरी पोस्ट करनी हो ज़रूर बताइए और उनको अपने रिक्वेस्ट लिखवाइए। वेबसाइट पे आप जाके हमारे ब्लॉग के मेंबर्स ज़रूर बनिए ताकि लेटेस्ट हर पोस्ट आप तक तुरंत पहुँचे और आप उसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ पाएँ। तो ब्लॉग को ज़रूर मेरे लाइक करिए।